यूरोस्पी अब जाग रहा है। बहुत लंबे समय तक यूरोपियन यूनियन अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहा। अब और नहीं, ईयू ने अपने डिफेंस बजट में 800 बिलियन यूरो की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह एक रियम यूरोप इनिशिएटिव है। यह दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। यह सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं है, यह एक मैसेज भेजने के बारे में है। यूरोएसपी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार है। यह दोस्तों और दुश्मनों दोनों के लिए एक मैसेज है। यह इतिहास में एक डिफाइनिंग मोमेंट है। ईयू अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों में ले रहा है। यह उस फ्यूचर की ओर एक बोल्ड स्टेप है जहां यूरोएसपी एक ग्लोबल मिलिट्री पावर है। यह तो बस शुरुआत है, दुनिया देख रही है। 800 बिलियन यूरोस, जरा सोचो, यह सारा पैसा कहां से आ रहा है? 650 बिलियन यूरो ईयू बजट से आएगा। इसे ऐसे समझो जैसे कमर कसना, लेकिन डिफेंस के लिए। 150 बिलियन यूरो सेफ प्रोग्राम से आएंगे, लोन्स, खासतौर पर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन बस इतना ही नहीं, ईयू दूसरे सोर्सेज भी देख रहा है, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ये इसे हैपन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यह यूरोपियन सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यह एक क्लियर साइन है कि ईयू अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने के लिए सीरियस है। ईयू अचानक अपनी मिलिट्री मसल क्यों दिखा रहा है? जवाब साफ है, दुनिया एक खतरनाक जगह है। हर कोने में संघर्ष और अस्थिरता है। यूक्रेन में रूस की हरकतों ने यूरोप की शांति को चकनाचूर कर दिया है। यह सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, बल्कि पूरे महाद्वीप की सुरक्षा का सवाल है। खतरा असली है और ईयू जानता है कि उसे तैयार रहने की जरूरत है। सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं। अटलांटिक के पार यूएस डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है। अमेरिका के अपने मुद्दे हैं और वह हर समय यूरोप की मदद नहीं कर सकता। यूरोप हमेशा अपनी रेस्क्यू के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे अपनी सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाने होंगे। अब समय आ गया है कि ईयू अपनी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। और फिर चीन है। इसकी बढ़ती मिलिट्री माइट दुनिया पर एक साया डाल रही है। चीन की ताकत बढ़ रही है और यह यूरोप के लिए एक और चिंता का विषय है। ईयू का चिंतित होना सही है। उसे अपनी रणनीति को मजबूत करना होगा और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। यह खतरनाक समय है और ईयू का खुद को आर्म करना सही है। यह सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, बल्कि एक मजबूत रक्षा प्रणाली की भी है। यह सर्वाइवल के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि यूरोएसपी सुरक्षित और स्थिर रहे। यह यूरोपियन वैल्यूज और इंटरेस्ट्स की रक्षा करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और स्वतंत्र यूरोस्पी में जी सकें। 800 बिलियन यूरो से आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रॉन्गर, ज्यादा मॉडर्न मिलिट्री। बस यही। ईयू अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बूस्ट करना चाहता है। यह आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को मार गिराने में सक्षम होना चाहता है। मिलिट्री बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना भी एक टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन यह सिर्फ पुराने हार्डवेयर के बारे में नहीं है। ईयू साइबर डिफेंस में भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। डिजिटल बैटलफील्ड भी फिजिकल बैटलफील्ड जितना ही इंपॉर्टेंट है। और हां, नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी हो रही है। ईयू को आर्म्स रेस में आगे रहने की जरूरत है। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना। यह यूरोएसपी की सेना का एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन है। यह अभी और फ्यूचर में किसी भी थ्रेट के लिए तैयार रहने के बारे में है। सेक्शन 5, पुनः शस्त्रीकरण की आर्थिक गूंज। 800 बिलियन यूरो बहुत सारा पैसा है, लेकिन यह यूरोसिप की इकोनॉमी में भी एक इन्वेस्टमेंट है। सोचो, इससे कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। फैक्ट्रीज में काम जोरों पर होगा, इंजीनियर्स ओवरटाइम काम करेंगे और डिफेंस इंडस्ट्री बूम करेगी। एयरबस और राइनमेटल जैसी यूरोपियन कंपनीज के तो मुंह में पानी आ रहा है। इस डिफेंस स्पेंडिंग स्प्री से वे बहुत पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। ये सब अफोर्ड करने के लिए टैक्सेस बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन का खतरा भी हमेशा बना रहता है। यह एक गैम्बल है, लेकिन कैलकुलेटेड। ईयू यह बेट लगा रहा है कि एक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री लॉन्ग रन में एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। सेक्शन 6, नेटो के साथ रेखाएं फिर से खींचना। दशकों से नेटो यूरोपियन सिक्योरिटी की नींव रहा है। यह एक ऐसा अलायंस है जिसने शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भी यूरोएसपी को स्थिरता प्रदान की है। नेटो के सदस्य देशों ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया है और एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। लेकिन यूरोसेप का डिफेंस बूस्ट वॉशिंगटन में आईब्राउज रेज कर रहा है।
अमेरिका, जो नेटो का एक प्रमुख सदस्य है, यूरोसिप की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को लेकर चिंतित है। ये चिंता इस बात से भी जुड़ी है कि कहीं यूरोस्पी अपनी स्वतंत्र रक्षा नीतियां न बनाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह नेटो के अंत की शुरुआत है। उनका मानना है कि अगर यूरोस्पी अपनी रक्षा के लिए खुद पर निर्भर होने लगेगा तो नेटो की प्रासंगिकता कम हो जाएगी। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, खासकर उन देशों के लिए जो नेटो की सुरक्षा छत्र छाया में है। उनका तर्क है कि ईयू नेटो के टर्फ में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। वे मानते हैं कि यूरोस्पीय संघ अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाकर नेटो की भूमिका को कमजोर कर रहा है। यह एक जटिल स्थिति है क्योंकि दोनों संगठनों के बीच तालमेल और सहयोग की आवश्यकता है। दूसरे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि ईयू अलायंस में अपना वेट डाले। उनका मानना है कि यूरोएसपी को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नेटो के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह विचार इस बात पर आधारित है कि एक मजबूत यूरोएसपी नेटो को और भी मजबूत बना सकता है। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। नेटो और ईयू दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नेटो की सुरक्षा छत्र छाया के बिना यूरोएसपी की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। वहीं ईयू की बढ़ती सैन्य क्षमताएं नेटो को और भी मजबूत बना सकती हैं। ईयू को अभी भी नेटो की जरूरत है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि जब जरूरत पड़े तो वह इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके। यह एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है जिसमें दोनों संगठनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होगा। यह एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। नेटो और ईयू को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि दोनों संगठनों की प्रासंगिकता बनी रहे और वे एक दूसरे को मजबूत बना सके। ईयू को अपने नेटो अलायंस को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वह अकेले नहीं जा रहा है। उसे यह दिखाना होगा कि वह नेटो के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी सुरक्षा नीतियां नेटो के उद्देश्यों के साथ मेल खाती हैं। लेकिन उसे दुनिया को यह भी दिखाने की जरूरत है कि वह अपने आप में एक सीरियस मिलिट्री पावर है। ईयू को यह साबित करना होगा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर हो सकता है और जब भी जरूरत पड़े वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर सही तरीके से की जाए तो यह नेटो और ईयू दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। सेक्शन 7, हाई अलर्ट पर एक दुनिया, वैश्विक प्रतिक्रियाएं। दुनिया भर के देशों में तनाव और चिंता का माहौल है। हर कोई इस स्थिति पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दुनिया एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन के मिश्रण के साथ यूरोस्पी के मिलिट्री बिल्डअप को देख रही है। रूस गुस्से में है। यूरोसिप के इस कदम ने रूस को एक कॉर्नर में धकेल दिया है और वह इसे एक गंभीर चुनौती के रूप में देखता है। वह ईयू के इस कदम को एक डायरेक्ट थ्रेट के रूप में देखता है। रूस ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। क्रेमलिन से और साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स की उम्मीद करो। रूस ने पहले भी इस तरह की रणनीतियों का उपयोग किया है और अब भी वह अपने विरोधियों को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्हें जारी रखेगा। चीन भी बारीकी से देख रहा है। वह इस स्थिति का विश्लेषण कर रहा है और अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। वह जानता है कि एक स्ट्रॉन्गर ईयू उसके ग्लोबल डोमिनेंस के प्लान्स को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। चीन ने अपने सैन्य अभ्यासों को बढ़ा दिया है और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। उम्मीद है कि चीन इंडो पैसिफिक में और भी अपना वेट डालेगा। और फिर यूएस है। अमेरिका भी इस स्थिति पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। वॉशिंगटन एक ब्रेव फेस दिखा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कंसर्न है। अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोसिप इतना मजबूत हो जाए कि वह उसकी शक्ति को चुनौती दे सके। यूएस चाहता है कि यूरोएसपी स्ट्रांग हो, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं। अमेरिका और यूरोएसपी के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। ईयू का डिफेंस स्पेंडिंग स्प्री ग्लोबल ऑर्डर को हिला रहा है। यूरोएसपी ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है और वह अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन एक बात पक्की है, चीजें फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सेक्शन 8, भारत का संतुलनकारी कार्य। भारत ईयू के मिलिट्री बिल्डअप को बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। एक स्ट्रॉन्गर ईयू चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने में एक वैल्यूएबल पार्टनर हो सकता। भारत और ईयू पहले से ही डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेट कर रहे हैं। आने वाले सालों में यह कोऑपरेशन और डीपन होने की संभावना है, लेकिन भारत को केयरफुल भी रहना होगा।
वह पश्चिम और रूस और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध के बीच में नहीं फंसना चाहता। भारत को अपने कार्ड सही खेलने होंगे। उसे रूस या चीन को अलग थलग किए बिना ईयू के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यह एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन भारत इसे अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए तैयार है। सेक्शन 9, वैश्विक शक्ति की बदलती रेट। ईयू का 800 बिलियन यूरो का डिफेंस बूस्ट समय का संकेत है। दुनिया बदल रही है और पावर शिफ्ट हो रही है। यूएस के डोमिनेंस वाला पुराना ऑर्डर एक ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड को रास्ता दे रहा है। ईयू इन्फ्लुएंस के लिए होल्ड करने वाले कई प्लेयर्स में से एक है। यह नई दुनिया ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल होगी। नए अलायंसेस, नए राइवलरीज और नए कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ईयू का रियाम करने का डिसीजन इस नई रियलिटी को मान्यता देता है। यह एक संकेत है कि ईयू दुनिया में अपनी जगह के लिए लड़ने को तैयार है। अगले कुछ साल क्रूशल होंगे। आज लिए गए डिसीजंस आने वाली जनरेशंस के लिए दुनिया को शेप देंगे।